जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 28 में। और आज दोस्तों हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं आपको भली भांति पता होगा, मेरा प्यारा प्यारा देश भारत। और दोस्तों ये सिर्फ एक जो है देश जो है भूमि का टुकड़ा नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ जोग्राफिकल पार्ट, दिस इज़ द लिविंग एंटिटी। और दोस्तों ये एक जीवंत उदाहरण है हमारे सामने। ये एक देश है जो जीता है, जिसकी कल्चर, जिसकी संस्कृति मुझे हमेशा जो है एकदम मुझे जोड़ती रहती है। दोस्तों अब में से बहुत से आज मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा और मुझे ध्यान से सुनिएगा। और आज के युवाओं को सर्वप्रथम मैं संदेश देना चाहता हूं कि सिर्फ प्रथम आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एक सिर्फ भूमि का टुकड़ा है। ये हमारा देश है, हमारा भारत देश है। और ये किसका है? तो ये ना तो राहुल गांधी का है, ना ये नरेंद्र मोदी जी का है। ये जो देश है वो हमारे 150 करोड़ लोगों का है और इसके भविष्य का निर्धारण हम 150 करोड़ लोग करेंगे। ये कोई पार्टी में बैठे हुए नेता नहीं करेंगे, कोई एलीट क्लास के अडानी अंबानी नहीं करेंगे। ये देश हम सबका है और हम सब इसकी डेस्टिनी लिखेंगे। हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि कोई कल्कि का अवतार आएगा और फिर इस देश को महान बनाएगा। ये देश सर्वप्रथम सदैव से ही महान रहा है। इसकी गोद में ऐसे ऐसे महान वीर योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया पर राज किया है और उन्होंने दिखाया है कि व्हाट इज़ इंडिया, व्हाट इज़ भारत। भारत कहते किसको हैं? दोस्तों इसकी संस्कृति पर हमें गर्व ही नहीं, नाज है। ये दोस्तों ऐसा भूमि का टुकड़ा है, शायद ऐसी जो पराक्रमी योद्धा, पराक्रमी वीर ऐसे धरती पे कहीं पे पैदा होते हों। ये भूमि है सदैव से जो है वीरों की भूमि रही है। और यदि आप इस भूमि का टुकड़ा हैं, यदि आप इस भूमि के छोटे से हिस्से हैं, तो आप कभी भी इस देश से ये मत कहिएगा कि हमारी देश ने हमको दिया क्या है, बल्कि आप ऐसा कुछ करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप गर्व से कह पाओ कि मैंने भारत को कुछ दिया है। ये नहीं कहना है मैंने भारत का कुछ, भारत माँ का जो कर्ज है। कोई दोस्तों ऐसा देश आपने देखा है जहाँ पे उस देश को जो है माँ के साथ संबोधित किया जाता हो? सिर्फ हमारे एक देश ऐसा भारत है जहाँ पे आप देखते हो कि हमारे देश को माँ से संबोधित किया जाता है। और हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश है। आप ये जो इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ने जा रहे हो, दोस्तों सिर्फ भारत के एक ज्योग्राफिक पार्ट को समझने जा रहे हो, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा मैं दोस्तों आपको भारत की विविधताओं से दर्शन कराऊंगा। और जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगा तो फिर आपको और बताऊँगा। मैं दोस्तों एक बहुत ही जागरूक व्यक्ति हूँ। एक यूपीएससी एस्पिरेंट का मतलब होता है जो भारत के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, जो देश और दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। उसकी सोच सिर्फ एक नौकरी तक सीमित नहीं होती है, उसकी सोच सुदूर जाती है। और आप कल को इसी भूमि का नेतृत्व करने वाले हो। और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सेलेक्ट हो गए, इवन हो सकता सेलेक्ट हो जाऊं। तो यही कहूँगा कि अपने छोटे से तुच्छ स्वभाव के लिए, अपने छोटे से तुच्छ सुखों के लिए इस देश के साथ भ्रष्टाचार, करप्शन जैसी चीज़ें मत करना। इस देश को लूटना मत, इस देश को भूल मत जाना। ये हमारा देश है, ये हम सबका देश है और इसको हम सभी बेहतर बनाएंगे। कोई कहता है कि सर जब हमारी नौकरी लग जाएगी या कुछ भी लग जाएगा तो हम अमेरिका चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे, फ़ॉरेन चले जाएंगे। कलकत्ता तो इंडिया में पड़ता है, लेकिन जो फ़ॉरेन चले जाते हैं इस देश को उसके हालात पे छोड़ करके चले जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि देश बहुत गंदगी हो चुकी है, इस देश में जो है गटर एकदम गंदा हो चुका है। लेकिन कोई भी इस देश को उतर कर साफ करने को तैयार नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि कोई हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जो है हमारे देश का उद्धार करेगा। हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा जो हमारे बिहाफ पे लड़ लेगा। हम चाहते हैं कि समस्या को दूसरा सॉल्व कर देगा। हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम दिन भर अगर एक रील बनाने वाली कोई छपरी या छपरा जो भी है, वो व्यक्ति अगर रोड पे जो है लुंगी डांस कर रहा है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आप देखोगे तो बहुत सारी भीड़ लग जाती है, तांता लग जाता है। लेकिन जब हमारे देश में, उसी देश में जब लोगों के अधिकार के लिए, लोगों की आवाज़ के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए हमारे देश में कभी धरना नहीं होता है। और जब होता भी है तो उसमें कितने चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो इस देश का उद्धार कर पाते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। बल्कि कुछ तो उसमें रील बनाते आ करके हैं। वो रील इसलिए नहीं बना रहे हैं, वो उसको बदनाम नहीं करना चाह रहे हैं, वो बदनाम इसलिए कर रहे हैं उस धरने को, उस राइट्स को, उस राइट्स की मूवमेंट की आवाज़ को इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि वो किसी एक पार्टी से विशेष से आते हैं। वो भूल जाते हैं मेरी दोस्तों एक ही पार्टी है। मैं आपसे कहूँगा कि मेरी पार्टी से जुड़ जाओ।
मेरे दोस्तों एक ही पार्टी है, मैं आपको बता दूं, वो है भारत। ठीक है, मेरा देश के लिए, मेरे देश के हक के लिए जो अच्छा होगा मैं उसके सपोर्ट में खड़ा होता हूँ, और जो मेरे देश के लिए बुरा होगा मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाता हूँ। तो मेरी एक ही पार्टी है और मैं एक यूट्यूब चैनल भी रन करता हूँ, बल्कि वो चैनल नहीं है, वो दोस्तों मेरी एस्पिरेशन है कि मैं एक दिन इस भारत को विकसित, डेवलप्ड, सुपर पावर, अमेरिका को टक्कर देने वाला, अमेरिका से भी बहुत बड़ा और अखंड भारत बनाऊंगा। अखंड जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें मैं स्पेस को कब्जे आना, यानी स्पेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करूँगा। इस भारत को जो है यूनिवर्स में ले जाऊँगा, इस भारत को स्पेस में ले जाऊँगा, और इससे पहले कि बड़ी बड़ी सुपर पावर हमें अपना गुलाम बनाएं। वैसे मेरे दोस्तों ये छोटा सा जो है लक्ष्य, अगर आप जुड़ जाएं तो शायद ये साकार हो सकता है। और इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां हम भारत की आवाज़ उठाते हैं। याद रखिएगा किसी पार्टी विशेष से नहीं है, मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि हमारे देश का 150 करोड़ युवा जब भारत की बात करेगा, जब वो नहीं बात करेगा कि वो कानपुर से है, ना वो नहीं बात करेगा कि उत्तर प्रदेश से है, नहीं बात करेगा कि चेन्नई से है, नहीं बात करेगा तमिलनाडु से, जब वो बात करेगा हमारे भारत की, हमारे भारत के डेवलपमेंट की बात करेगा, हमारे देश की विकास की बात करेगा, तब दोस्तों ये इंडिया जो है महान बनेगा। तब दोस्तों ये इंडिया जो है अपनी पुरानी ऊंचाइयों पे फिर जाएगा। और ये भारत, मैं हमेशा कहता हूँ, इस देश में वीरों की कमी नहीं है। इस देश में सदैव से जो है बहुत ही प्रतिभाशाली योग्य व्यक्ति यहाँ पे पैदा हुए हैं, और ये देश कभी कमी होगी नहीं। लेकिन इस देश में एक छोटी सी मानसिकता हमारे देश के युवाओं के अंदर पता नहीं कहाँ से आ चुकी है, वो कभी महान नहीं सोचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े होंगे, और ये मेरा संकल्प नहीं है, ये हम 150 करोड़ लोगों का संकल्प होना चाहिए, और ये देश अपनी बुलंदियों में पहुंचेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा, हमें ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, और मैं उतरूँगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं उतरूँगा, मैं कोई क्रांति को ये कीबोर्ड की बटनों से करना चाहता हूँ या वीडियो के जरिए करना चाहता हूँ। वक्त आने पे मैं ज़रूर मैदान पर उतरने को तैयार हूँ। हम सिर्फ ये IAS सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं, ठीक है, हम इसलिए नहीं आए हुए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो एक विज़न होना चाहिए, एक आपका लक्ष्य होना चाहिए, और इसी के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों मैं आपको, आप अगर स्क्रीन पे हमारे देखोगे तो मैं भारत की विविधताएं आपको दिखा रहा हूँ। मैं दोस्तों कल्चर में बड़ा एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं देश के विभिन्न कोनों में घूमना चाहता हूँ, और बाकी आप लोग मुझे अगर अपना लोकल घुमाना चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहाँ से आते हैं, तो मैं आपके यहाँ ज़रूर विजिट करूँगा। और मुझे दोस्तों भारत को जानना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब मैं काफ़ी घूमा भी हूँ और काफ़ी घूमना बाकी भी है, और मुझे रग रग जाननी है इस भारत की, भारत के इतिहास की। मैं ये सोशल मीडिया पे फेसबुक या ज्ञान लेकर के जो है सेटिस्फाई नहीं होना चाहता हूँ। मैं चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूछता हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस को भी पूछता हूँ, मैं गांधी जी को भी पूछता हूँ। मैं अपने आइडल्स के बीच में विभेद नहीं करता हूँ कि मैं ये जो नफरत की भाषा बोलते हैं कुछ पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना, ये सब बातें एक महानतम चरित्र में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारा भारत है, आप देख सकते हो, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये दोस्तों IISc की बेंगलुरु की बिल्डिंग है, और ये दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, जहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों शिकारा है, डल लेक है, जम्मू एंड कश्मीर की। मैं दोस्तों आज ऐसे आपको विचरण करवा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ अपना देश, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप देश घूम रहे हो मेरा, ठीक है, और मेरा नहीं बल्कि आप सभी का है, ठीक है। और ये दोस्तों खजुराहो टेम्पल है, और मुझे एक लाइन याद आती है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ हे मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूँ, जिस दिन लाऊं थाल में सजा कर ये बाल, कर लेना इसे भी समर्पित। दोस्तों इन लाइन के साथ जो है आप देश के लिए काम करें, और हमेशा एक्सीलेंसी, मतलब आप जिस भी फील्ड में हो उसमें एक्सीलेंट करें, इस देश के लिए काम करें। पैसा जोड़ते जोड़ते मर जाओगे, ज़िंदगी में नहीं जोड़ पाओगे पैसा, और जिनके लिए जोड़ोगे वो भी तुम्हें मरते टाइम गाली देंगे। इस देश के लिए कुछ कर जाओ, ताकि तुम्हारा नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए या ना लिखा जाए, लेकिन तुम इस देश के लिए कुछ कर जाओ, ठीक है। तो ये दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड का, ये टी गार्डन है कचार आसाम में, ये दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, ठीक है। और ये कुंभ मेला है संगम इलाहाबाद का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, हमारे यहाँ से बहुत पास ही पड़ता है, ठीक है, कानपुर से इलाहाबाद। और ये दोस्तों अक्षरधाम मंदिर है, यहाँ मैं हो आया हूँ, ठीक है, और ये अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है। और ये इंडिया गेट है दोस्तों, यहाँ पे भी आई थिंक आप हो आए होगे, हालांकि मैं भी एक बार जा चुका हूँ, ये इंडिया गेट है, ठीक है।
और ये दोस्तों जो है ताजमहल है आगरा का, यहाँ भी हो आया हूँ। और ये दोस्तों क्या है, ये लद्दाख है। लद्दाख आपको मैं दोस्तों पढ़ा चुका हूँ कि ये सूखा रेतीला हिस्सा है, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान है। और ये दोस्तों रण ऑफ कच्छ है, रण रण रण, ठीक है। तो ये दोस्तों रण ऑफ कच्छ है गुजरात का, ठीक है। इसमें लोनी रिवर विलुप्त होती जा करके, आप टेंशन मत लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी बेटा ऐसा मैं नसों में खोलता है, मेरे मतलब देश घूमता है, ठीक है। सब पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लेना। ये दोस्तों रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। और ये दोस्तों खंबागढ़ी रेगिस्तान है ना, हमारी छोरा, ठीक है। तो ये दोस्तों है राजस्थान। और दोस्तों राजस्थान हमेशा से ही वीरों की भूमि रही है। और राजस्थान का कल्चर, वाह वाह वाह, दाल बाटी चूरमा। कोई राजस्थान का और बताओ, ठीक है। और बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है राजस्थान, ठीक है। मैं जा चुका हूँ पर्सनली, ठीक है। ये दोस्तों मैप मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बहुत ही HD क्वालिटी के हैं, भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड मैंने किए हैं, ठीक है। एकदम उच्च क्वालिटी का मैप है, पॉलिटिकल मैप इंडिया का, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसका प्रिंट आउट भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भारत के मैप हैं, ठीक है, मैंने डाउनलोड किया है। और ये दोस्तों जो है हमारे सामने भारत का मैप है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है आपके सामने जो आप देख रहे हो, ठीक है, मैं फिर कहना चाहूँगा ये दोस्तों भूमि का टुकड़ा इसे मत समझो, ठीक है। इसे भूमि का टुकड़ा मत समझो, ये गलती मत कर देना, ठीक है। ये वीरों की भूमि है, ठीक है। इसको नमन करो, क्योंकि तुम इस भारत माँ की संतान हो। तुम में अनन्य पोटेंशियल है, तुम में अपार शक्ति है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग। ये डिवाइन पावर तुम्हारे अंदर हमेशा रहती है। दोस्तों ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भारत जो है पहले नीचे हुआ करता था, फिर ये जो नीचे से जो डीकेन वाला हिस्सा इस प्रकार से धीरे धीरे खिसका और जो है मर्ज हो गया जा कर के यूरेशियन प्लेट में, ठीक है। तो ये तो प्रक्रिया मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताई होगी, ठीक है। और फिर उससे हिमालय बने थे फोल्डेड, तो ये दोस्तों मैं बताऊंगा फ़िलहाल। और ये दोस्तों हमारा केदारनाथ रेंज है, गढ़वाल हिमालय में पड़ती है, ठीक है, केदारनाथ रेंज है। और ये दोस्तों जो है कंचनजंगा है, और ठीक है। और दोस्तों ये हिमालय जो है जब भी आप श्रीनगर जाएं तो आप एरोप्लेन से जाएं तो आप इनके दर्शन जरूर करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों विंध्या है, सेंट्रल इंडिया में पड़ती हैं विंध्या की पहाड़ियाँ, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, ठीक है। ये दोस्तों वेस्टर्न घाट हैं, ठीक है। कस्तूरी रंजन एक नाम याद कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, काफ़ी उन्होंने वेस्टर्न घाट के लिए काम किया है। और ये दोस्तों ड्राई डेसिडुअस एंड थॉर्नी फॉरेस्ट हैं प्लेट्यू रीजन के, ठीक है। तो भारत मतलब एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। चीज़ नहीं कहेंगे, भारत है, ठीक है, डाइवर्सिटी का देश है। ईस्टर्न घाट की दोस्तों फ़ोटो आपके सामने, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन है। ये दोस्तों क्या है, ये फ्लड आया हुआ है, दरअसल बाढ़ का सीन है, ठीक है। ये दोस्तों थार डेजर्ट है, रेगिस्तान। ये दोस्तों विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश में बीच है, ठीक है। और ये दोस्तों केरला की कोस्ट है जिसको हम वर्कला बीच कहते हैं, अरब सी में पड़ती है। ये दोस्तों अंडमान आइलैंड है। और ये भागीरथी रिवर है, गंगोत्री सोर्स है गंगा रिवर का, ठीक है। भागीरथी तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर जब मैं पढ़ाऊँगा तो फिर और मज़ा आपको आएगा। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, ये इसके बाद जब ये इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी तब फिर आपको और जानने मिलेगा। गोदावरी रिवर है दोस्तों ये, ठीक है। ये दोस्तों सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में, दोस्तों पश्चिम बंगो कहा जाता है, बंगो, ठीक है। वहाँ की जो बंगाली होती है अमी, तो वहाँ के आगे पता नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो खेचो और क्या बोलते हैं पोरे, ठीक है। और बंगाली इज अ स्वीट लैंग्वेज। एंड ये दोस्तों तमिलनाडु है, ठीक है। ये दोस्तों कोल माइन है झारखंड में। और ये भी एक अलग मैटर है, इसको लेकर के काफ़ी जो है लोग चोरी वगैरह करते हैं, लेकिन ये भी है कि इससे माइन होती है तो उनको लोगों को उसका अधिकार नहीं मिल पाता है, और ये भी चीज़ है। दोस्तों कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है कि भारत का क्लाइमेट कैसे वेरी करता है, ठीक है। इस पर बात करेंगे, मानसून में बात करेंगे।
ये जो है ईस्टर्न घाट की है, तिरुमल्ला हिल, ठीक है। ये दोस्तों जियोलॉजिकल रीजन है इंडिया के, और ये टोपोग्राफी है इंडिया की, ठीक है। और ये दोस्तों जो है इग्नियस साइट है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो चुकी है बात। और ये दोस्तों भारत के बारे में जो है आप पेंटिंग देख सकते हो, रामायण। ये दोस्तों अजंता की केव है, ये बृहदेश्वर टेम्पल है, राजराजा फर्स्ट के द्वारा जो बनवाया गया था। और ये दोस्तों कुतुब मीनार है दिल्ली सल्तनत की, ये मुग़ल एम्पियर अकबर का। ये दोस्तों दरगाह है कोई सूफी सलीम चिश्ती की। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की, ये महात्मा गांधी है ना, एक व्यक्ति जो विकेट लूज नहीं किया, खड़ा रहा जब तक आज़ादी दिला नहीं दी। हम देखते हैं कि आज कोई नेता अगर कुछ कर्म कर देता है तो सबसे पहले वो फीता कटाता जा करके, अपनी फ़ोटो चाम लाइट एकदम फ्रंट में छपाता है। एक ये भी नेता था जब देश आज़ाद हुआ था, पता कहाँ था, और जिसको लोग गाली देते हैं, वो व्यक्ति नोआखाली में दंगे शांत करवा रहा था। मतलब देश यहाँ पे आज़ादी का पर्व मना रहा है, और एक व्यक्ति कोलकाता में नोआखाली में है जो दंगे चालू करवा रहा है कि दंगे ना हो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे। मुझे पता है कि आप किस लिए इन व्यक्ति को कोसते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। तुम अगर सही से पढ़े होते तो कभी इस व्यक्ति को नहीं कोसते। कितनी गंदी बात है कि हमारे देश का सिर्फ एक कुछ राजनीतिक लाभ के लिए जो ये बालक समझ रहे हैं ना कि मैं जहर उगल रहा हूँ, मैं जहर नहीं उगल रहा हूँ, तुम जहर उगल रहे हो। तुम्हें जो राजनीतिक पार्टियों ने पढ़ाया है ना, ठीक है, मैं देश के युवाओं से ऐसी कल्पना नहीं करता हूँ। फेसबुकिया ज्ञान से बचो बेटा, बचो। मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके जो है तुम महान नहीं बन पाते हो। जो आज का नया युवा है उससे मैं फील करूँगा, पढ़ना बेटा स्टार्ट करो, समझ रहे हो। ये फेसबुकिया ज्ञान से बचो। ये दोस्तों चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, और इसको दोस्तों पहले कैपिटल बनाने की बात हुई थी लेकिन फिर बाद में नहीं बनी। ये दोस्तों कुमाऊँ, हिमालय, गढ़वाल वगैरह बहुत ही सुंदर प्लेस है। तुंगभद्रा, कृष्णा रिवर, मतलब लोकल जो कल्चर है भारत का। भारत को अगर आपको जानना है ना, आप गाँवों में भारत को निकल जाइए, भारत के विलेजेस में निकल जाइए, आपको भारत देखने को मिलेगा। भारत शहरों में नहीं रहता है, भारत गाँव में रहता है। इसलिए जब भी जो है आप कहीं पे जाएं, गाँव में जाने का प्रयास कीजिए। और ये दोस्तों हैवलॉक आइलैंड है, ये जो है इंडियन कोरल ट्री है, और ऊँट, कैमल, थार डेजर्ट में, ठीक है। ये बांसपा वैली है, सांगला, हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों जो है तितली, ये दोस्तों टाइगर जिंदा है, दोस्तों पर्पल सनबर्ड, ये मगरमच्छ, और ये दोस्तों प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। ये क्या है, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का सीन है, ठीक है। तो ये दोस्तों कितना ब्यूटीफुल है। मतलब भारत में आपको क्या नहीं मिलेगा, भारत में आपको सब कुछ मिलेगा। आप रेगिस्तान चाहो तो रेगिस्तान मिल जाएगा, जैसा मानसून आपको चाहिए हो। डाइवर्सिटी, मतलब भारत खुद एक सब कॉन्टिनेंट है, हमेशा से रहा है, एक खुद ही एक अपने आप में महाद्वीप है। दोस्तों आपने देखा ही होगा मुंबई का जहाँ पे हमला हुआ था, ठीक है, काफ़ी महंगा होटल है। और ये दोस्तों सिक्किम का सीन है, इमेजिन करो दोस्तों, इमेजिन। ये दोस्तों क्या है, कोची, ठीक है। और ये भारत की, ठीक है, भारत में बहुत सारी बोली जाती हैं। जैसे दोस्तों कहा जाता है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। तो भारत में जो है हर जगह पे पानी जो वाणी और पानी जो है बदलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ लैंग्वेजेस को। मैं सीखने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, मुझे कोई भी कुछ भी सिखा देता है, मैं लैंग्वेज उसकी सीख जाता हूँ। और यही वो चीज़ है जो हमें अलग करती है। ये दोस्तों जैन धर्म का जो है श्रवण बेलागोला में, ठीक है। ये क्या है, ये सेंट जज चर्च है चिनाथुरई में। ये दोस्तों मुंबई का सीन है। ये स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, श्री अमृतसर पंजाब में, ठीक है। और ये दोस्तों जो है कोलकाता का सीन है, और कोलकाता इज अ कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। और ये दोस्तों जो है ये मदरसा है, ठीक है। और हालांकि ये दोस्तों IIT रुड़की है, ठीक है। और
जैनूर तेलंगाना। और ये दोस्तों एक हिंदू ब्राइड है। सॉरी, आई एम सॉरी अगर मैंने देखिए मेरे सामने आ गई तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। बाकी ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है मुझे किसी को, ठीक है। मैं जस्ट जो है उसकी क्षमा मांगता हूँ अगर किसी की जो है हर्ट हुआ, उसकी इमेज पब्लिकली आ गई, आई एम सॉरी। तो ये दोस्तों जो है कला एवं संस्कृति है, ठीक है। ये आई थिंक जहाँ पे है ये कांगड़ा पेंटिंग में दोस्तों ऊपर ऐसे ही मिलता है, ठीक है। ये जब मैं पेंटिंग बढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। ये नटराज, क्या मतलब इसको अगर आप समझ जाओ ना, पूरा खेल ही आप समझ जाओ। डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, एविल, फोर्सेस, इसको कभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, जब आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे तब। ये दोस्तों भारत कथकली का सीन है, केरला। वाह वाह, भरतनाट्यम तमिलनाडु, वीरवड़क्कम। ये दोस्तों जो है कथक डांस है हमारे यूपी का। और ये जो है तमिलनाडु में कुछ चल रहा है, ठीक है। और ये धोती और शॉल हमारे वाराणसी का जो है, ये ताजमहल है आगरा का। और ये दोस्तों खाना है, ठीक है। आई लाइक फूड, मैं जो है बहुत बड़ा फूडी हूँ। और मुझे देश के विभिन्न टुकड़ों का जो है, देश के जितने भी विभिन्न हिस्से हैं, मैं उनका मतलब टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या चीज़ वो मुझे खिलाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे कभी बुलाइए अगर आप देश के विभिन्न कोने पे हो, और मुझे ज़रूर जो है खिलाइएगा, ठीक है। मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, देखता हूँ कि मतलब क्या खिलाओगे, ठीक है। क्या खिलाओगे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसा जो है आप मतलब क्या मतलब इसमें चीज़ें। खाने से दोस्तों बहुत सी चीज़ें आप बता सकते हो किसी कल्चर के बारे में। जैसे आप बंगाल चले जाए, वहाँ पे ज़्यादा लोग मीठा खाते हैं, और जब वो स्वीट खाते हैं तो वो स्वीट बोलते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। जैसे हमारे उत्तर भारत में देख लो, थोड़ा सा चटकीला भटकीला खाते हैं, तो यहाँ पे जो है भाषा भी आप देखोगे तो चेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ये क्या है भाई, सब मच्छर झोल। ये दोस्तों मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। आप लोगों से भी कहूँगा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी जीव को मार करके ना खाएं। प्रकृति ने तुम्हें इतना अच्छा दे रखा है, उसको खाएं। ऐसा किसी की हत्या मत करें। आप इमेजिन करके देखो, तुम्हें अगर हम वैसे ही काटें, तुम्हें अगर हम वैसे ही भूंजें तो कैसा लगेगा, तकलीफ़ होगी ना। तो भारत भूमि रही है, ये सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया है हमने, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है कि पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। और आप कैसे बोल सकते हो, मत करें ऐसा, वेजिटेरियन रहें, है ना। ये दोस्तों, और ये क्रिकेट तो हमारे देश का काफ़ी फेमस है। आई एम द बिग फैन ऑफ MS धोनी। और चलिए जो है लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि भारत की दोस्तों कैपिटल्स के बारे में। इंडिया की जो स्टेट हैं और उनकी कैपिटल, ठीक है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, और आपको बताने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं अपने आप को साइड कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। तो दोस्तों हमारे सामने जो है दोस्तों आज जो तारीख है, आज जो डेट है, आज जो दिनांक है, वो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो आज 10 जुलाई है और 2026 है। आज की डेट में दोस्तों हमारे देश में 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी हैं। स्टेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है जो अपना स्वयं से जो है चीफ मिनिस्टर उनका होता है और खुद से जो है अपने डिसीजन लेते हैं। उन पे उनके पास जो है पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ये 3 चीज़ें स्टेट की ही होती हैं। पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ठीक है, ये स्टेट की होती है। यूनियन टेरिटरी दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहाँ पे जो देश है, हमारे देश सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, वो सोचती है कि इस पर अधिकार उनका होना चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी की दृष्टि से या किसी भी कारणवश इम्पोर्टेंट है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, तो सेंटर हमेशा उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहेगी ताकि वहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी हैं, जो इंसर्जेंसी होती रहती हैं, उन पर कंट्रोल
पकड़ कमांड बनाई जा सके। तो ये चीज़ आपको भली भांति तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमारे देश का दोस्तों जो एरिया है वो पता आपको कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारे देश का एरिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देश के जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और हमारे देश में दोस्तों कम से कम, मैंने क्या बताया, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी की जो है देखेंगे कि कब वो इस्टेब्लिश हुए हैं, उनकी कैपिटल जो है क्या है और पहले क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेट है, हम देखिए बिल्कुल सीरियल से चलेंगे। सबसे पहला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दोस्तों जो कैपिटल है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश दोस्तों कब बना था? तो आंध्र प्रदेश इस्टेब्लिश हुआ है 2014 में, 2014 में। और इसकी जो पहले कैपिटल थी 1956 से लेकर के 2014 तक तो हैदराबाद हुआ करती थी। 2014 के बाद दोस्तों इसकी कैपिटल अमरावती हो गई आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो गई? अमरावती। और अमरावती आपको भली भांति पता है, ठीक है। अमरावती, ये क्यों अमरावती हुई? उसके पीछे रीज़न दोस्तों ये है कि 2014 में ही तेलंगाना बना था, ठीक है। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही बनाया गया है, इसीलिए जो कैपिटल है उसमें चेंज हुआ है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है और ये हैदराबाद इसका पहले कैपिटल हुआ करता था। दूसरा दोस्तों स्टेट है, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। मुझे दोस्तों बताऊँ, मुझे स्टेट और कैपिटल ये याद हो चुके थे क्लास 5th में ही, सब याद थे, एकदम रटे थे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। ये दोस्तों है असम। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश कब बना? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों बना था 1987 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 बना था। नेक्स्ट दोस्तों जो है उसका नाम असम है। असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर है। और ये कब बना था? तो ये दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1972 में, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। असम की दोस्तों पहले कैपिटल क्या होती थी? तो असम की पहले कैपिटल थी शिलोंग। आज शिलोंग किसकी कैपिटल है? तो आज दोस्तों शिलोंग कैपिटल है मेघालय की, ठीक है। फिर दोस्तों है बिहार। बिहार की आज कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार कब बना था? तो बिहार दोस्तों 1950 में बना था, 1950 में। फिर दोस्तों है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और ये कब बना था छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों बना था सन 2000 में। दरअसल 2000 में झारखंड से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, आप इसे समझ लो। फिर दोस्तों है गोवा। गोवा की कैपिटल है दोस्तों पणजी। और ये कब बना था? तो 1987 में बना था। फिर दोस्तों है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और ये कब बना था? तो 1960 में बना था, 1960 में बना था। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। और गुजरात फॉर्म हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। गुजरात की गांधीनगर से पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो दोस्तों अहमदाबाद हुआ करती थी। दयाबेन, सुंदर बीरा, ठीक है। तो 1960 से 1970 तक दोस्तों गुजरात में बता दूं तो ये महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हुए थे, ठीक है, ठीक है। फिर दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ दोस्तों 1966 में बना था। फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। और शिमला 1971 में बना है, ठीक है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं, एक शिमला है जो समर में रहती है, एक विंटर में रहती है जिसका नाम धर्मशाला है, ठीक है। और एक दोस्तों है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है दोस्तों रांची, जहाँ से हमारे MS धोनी आते हैं, ठीक है। और रांची जो है ये दोस्तों झारखंड जो है 2000 में, सन 2000 में बना था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी अगला स्टेट है कर्नाटका। और कर्नाटका की दोस्तों कैपिटल है बेंगलुरु। और ये दोस्तों जो है कर्नाटका का फॉर्म हुआ, इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। फिर दोस्तों है केरला। केरला की कैपिटल जो है दोस्तों, केरला नहीं इसको कहेंगे, ये विकीपीडिया वालों ने सही नहीं किया है। इसका नाम दोस्तों अब केरलम हो चुका है, ठीक है, केरलम। तो केरलम की जो कैपिटल है कहाँ गया? वो दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। और ये दोस्तों केरलम बना था 1956 में। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और भोपाल दोस्तों बना, फॉर्म इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। फिर दोस्तों महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। अब मुंबई हम का जम गई। तो मुंबई दोस्तों जो है महाराष्ट्र जो है 1960 में बना था। देखिए ये 1960 वही समय है जब गुजरात बन रहा है, ठीक है। गुजरात और मुंबई पहले, महाराष्ट्र पहले एक ही थे। फिर दोस्तों है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ये मणिपुर बना था 1972 में, इस्टेब्लिश हुआ था। फिर दोस्तों मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और मेघालय दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। फिर दोस्तों है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। और मिजोरम दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में।
फिर दोस्तों है हमारे सामने नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और कोहिमा दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ है 1963 में। फिर दोस्तों हमारे सामने है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा इस्टेब्लिश हुआ है 1950 में। फिर दोस्तों हमारा पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब दोस्तों फॉर्म इस्टेब्लिश हुआ है 1966 में, 1966 में। फिर दोस्तों राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और राजस्थान बना है 1950 में। 1950 में राजस्थान बना, इस्टेब्लिश हुआ। फिर दोस्तों है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, और ये आपको भली बात ही पता है कि भारत का हिस्सा ये पहले नहीं था। फिर जो है ये बाद में 1975 में 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया। फिर दोस्तों है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु की कैपिटल है दोस्तों चेन्नई, ठीक है, और चेन्नई, ठीक है। और तमिलनाडु दोस्तों बना है 1956 में। फिर दोस्तों है तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, और तेलंगाना दोस्तों बना है 2014 में। फिर दोस्तों है त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल है अगरतला, और त्रिपुरा दोस्तों बना है 1972 में। फिर दोस्तों है उत्तर प्रदेश, जिसकी दोस्तों कैपिटल है लखनऊ, और मेरे से थोड़ी सी दूर पे है, लगभग होगा 50-60 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है दोस्तों लखनऊ, और उत्तर प्रदेश दोस्तों बना है 1950 में, 1950 में। पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना था, मैं आपको बता दूं। तो उत्तराखंड भैया कब बना है? उत्तराखंड बना है सन 2000 में, उत्तर प्रदेश से ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बात। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही बना है, अलग किया गया है सन 2000 में। देहरादून इसकी कैपिटल उत्तराखंड की। फिर दोस्तों हमारा सबका प्यारा बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और इसकी कैपिटल दोस्तों कोलकाता है, और ये कब फॉर्म हुआ है? तो दोस्तों 1950 में, 1950 में बना है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा यूनियन टेरिटरी पे। तो यूनियन टेरिटरी दोस्तों हमारी टोटल 8 हैं। पहली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, और इसकी जुडिशियल जो कैपिटल है दोस्तों कोलकाता है। ये आपको विशेष याद रखना चाहिए, यानी कि जो जुडिशरी है ना वो कोलकाता से केस सुनवाई होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1956 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसकी भी एक अलग कहानी है। चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ की दोस्तों कैपिटल जो है चंडीगढ़ ही है, ठीक है, और ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है दादर एंड नगर। दादर एंड नगर क्या हो रहा? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये दोस्तों मर्जर जो है ना पहले ही अलग अलग हुआ करता था, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। फिर 2020 में शायद जो है इसका मर्जर हुआ है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल दोस्तों एक ही है, दमन, ठीक है। ये एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव की जो जुडिशियल कैपिटल है, यानी कि जो जुडिशरी लगती है वो मुंबई में लगती है, ठीक है। ये 2020 में, सही बोला, 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर अगला बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी कैपिटल दोस्तों श्रीनगर, और ये 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है। फिर दोस्तों लद्दाख है, लद्दाख की कैपिटल है लेह, और लद्दाख दोस्तों जो है जिसकी कैपिटल लेह है, तो लद्दाख दोस्तों 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही साथ हुए थे, ठीक है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक बात आप जान लीजिए, श्रीनगर इसकी कैपिटल रहती है गर्मियों में श्रीनगर, विंटर में जम्मू रहती है, ठीक है। लद्दाख जो है उसकी कैपिटल दोस्तों लेह है, ठीक है, और ये 2019 में ही बना था। लक्षद्वीप की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ तो इसे झंडा फहरा दिया जा जाएगा, हमारा हो गया। तो लक्षद्वीप की बात की जाए दोस्तों एक कवर रहती है, और इसकी कैपिटल, और ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था लक्षद्वीप, ठीक है। और फिर दोस्तों दिल्ली है, दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली दरअसल जो है, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो दिल्ली है ना उसमें लगभग दिल्ली में शायद जो है सेवन जो है, मैं कंफर्म कर लूँ एक सेकेंड, हालांकि पता है मुझे, ठीक है। तो दिल्ली जो है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों कुछ कैपिटल होती हैं, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, कुछ इसमें ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं अप्रॉक्स शायद, ठीक है। तो उन्हीं 7 ज़िलों से मिलकर दिल्ली बनता है, पहले आप ये समझ लें, ठीक है। तो टोटल ज़िले कितने हैं? टोटल इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट हैं वो दोस्तों, टोटल ज़िले इसमें कितने हैं? तो इसमें 7 ज़िले हैं, तो उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो वही इसकी कैपिटल है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि दिल्ली और न्यू दिल्ली एक ही बात है। नहीं बेटा, दिल्ली एक बड़ा एरिया है जहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं लगभग शायद, और उसमें न्यू दिल्ली जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो दिल्ली आपको पता है कि न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल नहीं, दिल्ली जो है पहले याद रखिएगा, दिल्ली जो है भारत की कैपिटल 1911 में बनी थी, और आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो है, ठीक है।
तो न्यू दिल्ली जो है ये भारत की कैपिटल बनी थी कब? 12 दिसंबर 1911 में। फिर न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल बनी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। पहले तो ब्रिटिश एम्पायर की थी ना, तो ब्रिटिश एम्पायर की कैपिटल न्यू दिल्ली बनी थी 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। और न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी है? तो भारत की कैपिटल दोस्तों बनी है न्यू दिल्ली 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। और इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला? इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दोस्तों मिला है 1 नवंबर 1956 को। इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा कब मिला? तो इसका नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला है 1 फरवरी 1992 को। मतलब ये यूनियन टेरिटरी अब नेशनल कैपिटल है, ठीक है, भारत की राजधानी क्षेत्र है, इसलिए इसको 1 फरवरी 1992 को ये दर्जा मिला है। तो ये थोड़ा सा जो है आप सुधार कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की दोस्तों कैपिटल रही है 1214 से। मुगल एम्पायर की कैपिटल रही है 1526 से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। दिल्ली जो है मिनी इंडिया है, मतलब इसको छोटा भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, हर चीज़। दिल्ली मैं हो आया हूँ, काफ़ी बेहतरीन ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही भीड़ रहती है लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली है। और मैं एक जगह ये देख लेता हूँ कि दिल्ली में, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों यहाँ पे 7 नहीं, दरअसल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसलिए मैं जो है मेरे दिमाग में जो नहीं होता है खुरापात घूम रही थी इतनी देर से, इसलिए मैं सर्च करना चाह रहा था। तो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 11 है, उसमें से एक न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो याद रखिएगा 11 डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली में। अच्छा, मेरे दिमाग में 7 क्यों आ रहा था? 7 मेरा इसे आ रहा था कि जो UAE नहीं होता, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके जो है 7 शेख होते हैं, तो मुझे वो वाला यहाँ पे याद आ रहा था, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो जाती है, हालांकि मैंने सच बता दिया, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा देखो करो। तो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली में, ठीक है। तो इसलिए मुझे जब शक होता है तो मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है। मुझे सर्च करने में कोई बुराई नहीं है, बस इंफॉर्मेशन गलत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो दिल्ली आपने देख ही लिया, ठीक है, और ये चीज़ आपने जान ही ली। लास्ट दोस्तों हमारा है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी के बारे में दोस्तों आपको जानना चाहिए कि इसकी जुडिशरी जो लगती है ना वो चेन्नई में लगती है, और पुडुचेरी दोस्तों ये 1951 में बना था, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो है स्टेट्स यूनियन टेरिटरी उनकी कैपिटल समाप्त होती हैं। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं, क्या पता है? क्या पता है? नहीं पता? चलो बताते हैं। चलो देखो, अब दोस्तों भारत की थोड़ी सी लोकेशन देखते हैं मैप में। क्या देखेंगे? लोकेशन बेटा देखेंगे, कहाँ पे भारत में लोकेशन है दोस्तों। इसको जो है हम क्लोज कर देते हैं, और इसको थोड़ा ध्यान से दोस्तों अब देखने का वक्त आ गया है, ठीक है। ये दोस्तों भारत है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी जो है आपको एल्टीट्यूड वगैरह पता होने चाहिए। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपने आई थिंक आप पढ़ रखे होगे, आपको बेसिक जानकारी होगी लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ भारत का जो है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है, ठीक है। दोस्तों चलिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की भारत की बात करते हैं। तो मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली है। तो दोस्तों भारत का पहले लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड देखिए कि भारत किसके किसके बीच में पड़ता है। तो सबसे पहले आप जो है नॉर्थ की ओर देखिए, ठीक है, आप ऊपर देखिए सबसे ऊपर, ठीक है। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर जो हमारा लैटिट्यूड है, अब देखो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का आपको बेसिक ज्ञान होगा क्योंकि मैंने ज्योग्राफी के जो अभी तक आज दोस्तों 27 लेक्चर चल रहा है, ठीक है, नहीं आज 28 लेक्चर है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देख के आए होगे, तो आपको बेसिक ज्ञान होगा कि क्या होता है लैटिट्यूड और क्या होता है लॉन्जिट्यूड। नहीं देखा तो देखो जाकर बेटा, ऐसा लेक्चर नहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है, जैसा मैं पढ़ाता हूँ। तो ऊपर अगर देखोगे तो नॉर्थ की तरफ देखिए, नॉर्थ की ओर दोस्तों आप देखिए तो आपको दिखेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अभी दोस्तों क्या होता है, अगर दोस्तों हमने क्लास 11th में अगर आपने मैथ पढ़ी होती, ठीक है, तो आपने को दोस्तों क्लास 11th की मैथ में पढ़ाया गया होगा, ऐसे नहीं बताया गया होगा 55 डिग्री, ठीक है,
55 डिग्री, इसको डिग्री में कैसे बदला? ठीक है, तो इसको डिग्री में कैसे बदला जाए? है कोई के पास आइडिया? मेरे पास होगा 55 डिग्री 56 मिनट। ठीक है, और मिनट को कैसे किया जाए? 56 मिनट, ठीक है, और 45 सेकेंड। दोस्तों इस शब्द को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इसको बहुत होश में और बहुत ध्यान से समझ लीजिए अगर आपने क्लास 11th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है। दोस्तों एंगल को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है। आप कहोगे सर क्या मतलब, आप जो है बकवास की बातें करते हो। बेटा अपन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कोई भी एंगल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जब हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ते हैं ना, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि एरोप्लेन में पायलट बाहर देख के एरोप्लेन उड़ाता है कि हाँ ज़मीन आ गई भैया, रोक दो ब्रेक मार दो, और पता चला किसी के जो है छप्पर में घुस गई जा करके प्लेन। ऐसा थोड़ी ना होता है। पायलट अपने कॉकपिट में बैठा रहता है, वो मॉनिटर करता रहता है डिस्प्ले में कि किस लैटिट्यूड पे अभी हम उड़ रहे हैं। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोस्तों ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में आप किस जगह पे खड़े हुए हो। जैसे मान लो ये पूरी वर्ल्ड है, ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एरोप्लेन की डायरेक्शन। जैसे मान लो एरोप्लेन अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसका यहाँ पे लैटिट्यूड काट रहा होगा, एक लॉन्जिट्यूड, तो यही जहाँ पे काट रहा है ना, जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यही उसकी एरोप्लेन की पोजीशन है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। समझ रहे हो? तो ऐसे दोस्तों पता किया जाता है पूरी दुनिया में जितने भी एरोप्लेन उड़ रहे हैं उनका सबका एक लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्जिट्यूड होता है। उससे पता किया जाता है कि आखिर वो हैं कहाँ पे और उनको किस लैटिट्यूड और किस लॉन्जिट्यूड पे जाना है। तो उसको कॉकपिट में बैठा हुआ पायलट को यही पता चलता है बस। समझ रहे हो? ऐसे प्लेन उड़ता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, किसी भी एंगल को दर्शाने का यही तरीका होता है कि सबसे पहले डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड। 55 डिग्री 56 मिनट 45 सेकंड। मतलब ये एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का। डिग्री मतलब किसी भी अगर आपको दिखाना है कि कौन से जगह पे जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी क्या है, तो आपको ऐसे ही दर्शाया जाता है। ठीक है, एंगल नापने की यूनिट क्या होती है? तो आप कहोगे सर एंगल डिग्री में नापा जाता है। गलत बात। एंगल नापने की यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। ठीक है, जो पाई की तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ना, उसी को उसका यूनिट होता है, रेडियन होती है। एंगल रेडियन में नापा जाता है और जो क्यूब एंगल है वो स्टेरेडियन में नापा जाता है। ये पहले समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए करो। तो दोस्तों ये एंगल होते हैं, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, तो ये 36 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है, ये हमारा नॉर्थ सबसे नॉर्थन एंगल है, नॉर्थन जो है सॉरी लैटिट्यूड है। ठीक है, सबसे साउथ में आ जाओ बेटा। सबसे साउथ में आओगे तो नीचे तुम आ जाओ साउथ में। देखो साउथ में जो है भारत के 2 पॉइंट हैं। पहले आप एक बात समझो, भारत के साउथ में 2 पॉइंट हैं। कैसे बेटा? 2 पॉइंट दोस्तों ऐसे हैं। कैसे हैं? देखो एक तो साउथ पॉइंट तुम्हारा चेन्नई में पड़ता है, ठीक है, कन्याकुमारी वाला, जो पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। यानी कि आप डिफरेंस देखिए टोटल कितना है नॉर्थ और साउथ के बीच में, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यानी कि अगर टोटल आप डिफरेंस देखोगे इनके बीच में लाइन का, तो दोस्तों टोटल अगर आप देखोगे तो करीब 30 डिग्री का जो है डिफरेंस आपको दिखेगा लैटिट्यूड में। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, नहीं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ऊपर देखोगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? अच्छा इसको नॉर्थ क्यों कह रहे हैं? नीचे वाला तो साउथ है, इसको साउथ कह दो। भाई साहब ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखो, ठीक है, तुम अभी बालकों वाली काम कर रहे हो। इसके पीछे नॉर्थ पता क्यों इसको कह रहे हैं? नॉर्थ इसलिए कह रहे हैं बेटा, समझो बात को। ये जो मैप देखते हो ना, भारत दोस्तों कहाँ पे है? भारत यहाँ पे है। तो भारत किस वाले इसमें हेमिस्फीयर में है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। इसीलिए तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में हो ना बेटा, तो नॉर्थ नहीं चलेगा ऊपर। समझ रहे हो? नॉर्थ नहीं चलेगा। तो ये चीज़ समझो इसे। तो ये चीज़ समझो भाई? यस सर, ठीक है सर। तो मैं क्या बता रहा था कि मैं आपको बता रहा 30 डिग्री का जो है यहाँ पे गैप आप देखोगे। और टोटल जो हमारी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की जो डिस्टेंस है किलोमीटर में कितनी है? तो दोस्तों वो टोटल डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। फिर दोस्तों साउथ में एक चीज़ अगर आप और देखो तो भारत का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों है इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी तो हमारे मेन लैंड का हिस्सा है। अगर हम सबसे साउथर्न मोस्ट इंडिया के पॉइंट की बात करें तो दोस्तों अंडमान निकोबार भी तुम्हारा है। तो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो पता कहाँ पड़ता है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, तो ये दोस्तों सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का।
ये बात समझे भाई? तो लैटिट्यूड क्या बात आपको क्लियर होगी कि हाँ सर 30 डिग्री का लगभग डिफरेंस होता है नॉर्थ और साउथ के बीच में, नहीं नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों ईस्ट और वेस्ट की बात कर लो, तो ईस्ट, अच्छा तो सबसे नॉर्थन मोस्ट जो है हमारा यहाँ पे अगर बात करें तो यूनियन टेरिटरी कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। और आपको पता है कि ऊपर ये सब क्या लगता है, लद्दाख लगता है, जम्मू एंड कश्मीर लगता है, ठीक है। तो ये सबसे नॉर्थन मोस्ट जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, आपको पता है नॉर्थन मोस्ट हमारा स्टेट कौन सा है? अभी आपने कभी सोचा है? सबसे जो नॉर्थन मोस्ट हमारा स्टेट है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अच्छा साउथन मोस्ट स्टेट कौन सा है? तो साउथन मोस्ट दोस्तों स्टेट की अगर हम बात करें तो साउथन मोस्ट हमारा है, कौन है पता? साउथन मोस्ट हमारा है तमिलनाडु, ठीक है। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में बात करो तो दोस्तों ये हमारा अंडमान निकोबार नीचे तक जा रहा है, ठीक है। और इधर हमारा लक्षद्वीप भी, हालांकि इसको नापने की ज़रूरत है क्या वाकई में, वैसे अंडमान निकोबार ही नीचे होगा साउथन मोस्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बात बताई। अच्छा अभी ईस्ट की ओर आओ, ईस्ट की ओर, तो ईस्ट में दोस्तों सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट हमारा कौन है? अरुणाचल प्रदेश, कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन है स्टेट? उसका नाम है दोस्तों गुजरात, ठीक है। और गरबा, ठीक है। तो गुजरात हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और ये बात आपको भली भांति रूप से विदित या पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा निकला? गुजरात, ठीक है। और अब दोस्तों हम थोड़ा लॉन्जिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके बीच में टोटल जो डिस्टेंस है हमारी पूरा वो पश्चिम के बीच में, वो दोस्तों है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये दोस्तों हमारी डिस्टेंस है ईस्ट से वेस्ट के बीच में, यानी गुजरात से वेस्ट अरुणाचल प्रदेश के बीच में। जो लॉन्जिट्यूड हैं उनमें अब एक बात नोटिस कीजिएगा। क्या सर? नोटिस ये कीजिएगा कि आप देखिए कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश है लॉन्जिट्यूड, और वेस्ट में अगर देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है हमारा क्या? ईस्ट है हमारा क्या? लॉन्जिट्यूड। यानी कि लॉन्जिट्यूड में भी अगर आप देख रहे हो बहुत ध्यान से तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है लॉन्जिट्यूड में। क्या सर देखने को मिल रहा है? देखने को हमें बेटा ये मिल रहा है लॉन्जिट्यूड में कि इनके बीच भी अगर आप माइनस करो 97 से आप 68 घटाओ तो ये भी दोस्तों लगभग 30 डिग्री का ही डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री डिफरेंस आ रहा है। अब दोस्तों एक बात अगर आपने बहुत ध्यान से सुनी हो हमारी बात, जब लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर लॉन्जिट्यूड में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो इसका मतलब होता है 4 मिनट का फ़र्क समय में। इसके बीच में डिफरेंस कितना है बेटा? तो इसके बीच में तो डिफरेंस कितना है? लगभग 97 से 68 घटाओ तो कितना आएगा? 78, 98, लगभग 30 डिग्री आएगा। यानी कि 30 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 120 मिनट। यानी कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो टाइम का गैप है वो पता कितना है? 2 घंटे का। इसीलिए चूँकि मैंने कई बार बंगाल वाले कभी मैंने बात किया, कुछ भी मैंने ईस्टर्न वाले से बात की तो मैंने देखा है कि वो बताते हैं कि हमारे यहाँ सूरज जा चुका है, और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सूरज अभी निकला हुआ है, चूँकि मैं नॉर्थ का हूँ, ठीक है। और जो ईस्ट वाले से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमारे यहाँ सूरज जा चुका है, तो वहाँ सूरज जल्दी अस्त हो जाता है, हमारे सूरज देर में अस्त होता है। तो ये दोस्तों जो है एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारे और उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। मैंने बताया भी है कैसे है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। याद रखिएगा ये सिर्फ टाइम का गैप लॉन्जिट्यूड में ही होता है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन में, वर्टिकल में नहीं होगा। समझ रहे हो? लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड वाला वीडियो देखो जाए, लेक्चर देखो जाएगा तो उससे समझ में आएगा। तो ये डिफरेंस जो है हमारे कितने बीच में है? 2 घंटे का डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। यस सर। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? गुजरात में निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई? फिर दोस्तों हम बात करते हैं एक बात और मैं आपको बताता हूँ। क्या दोस्तों? हमारे भारत से 2 लाइन भी जाती हैं, और वो 2 लाइनें कौन सी हैं सर? वो 2 लाइनें दोस्तों ऐसी हैं। कैसी हैं सर? ऐसी हैं बेटा कि हमारे देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा सवाल मैंने ये नहीं आपको बताया कि सर इसका ईस्ट ईस्ट नाम क्या रखा है? तो बेटा ईस्ट ईस्ट इसका नाम इसलिए रखा है, यहाँ पे देखो इंडिया कहाँ पे है, इसको ऐसे डिवाइड करो तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसीलिए जो ऊपर था ना इसको नॉर्थ कहा था, नॉर्थ, और इसको ईस्ट ईस्ट कहा है। कुछ पल्ले पड़ रही? ये है रीजन। समझ रहे हो? ये कारण है। समझ में आया?
अब दोस्तों 2 लाइन और हमारे देश में जाती हैं जो एडिशनल हैं, उनका भी एक कुछ कारण है। एक दोस्तों आप देखोगे यहाँ से बीचों बीच से जा रही है इलाहाबाद से, जिसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या नाम है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है यही दोस्तों हमारे देश का टाइम निर्धारित करती है, टाइम डिटरमाइन करती है। इसको बीचों बीच से क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया है ताकि बैलेंस हो पाए। भाई साहब अगर गुजरात में रख देंगे तो बैलेंस कहाँ हो पाएगा ईस्ट वालों के साथ, तो बीच में टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो उतना गैप नहीं रहेगा, तो थोड़ा जो ईस्ट वाले हैं उनको बुरा नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, लाइन को बीचों बीच से भारत से गुजारा है, जिसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की लाइन ये है। यही हमारे देश का टाइम का निर्धारण करती है, जो इलाहाबाद से होकर जाती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का जो है कहाँ कहाँ से पास करता है, उसका स्टेट आपको बताना चाहिए। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का जो है कहाँ कहाँ से पास करता है, वो कंट्री आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों वो कंट्री हैं आपके सामने स्क्रीन पे ये रहे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्या मैंने बताया? स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का कहाँ से पास करता है? हमारा टाइम जो है वो 5.5 घंटे ज़्यादा है। यूके का जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हमारा 5.5 घंटा आगे है। रीजन मैंने सब बता रखा है, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड वाले वीडियो देखो जाकर, उसमें समझ में आएगा, पिछले लेक्चर सारे देख डालो। तो उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से दोस्तों ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम गुजरता है। क्या इसका शॉर्टकट सर बनाया जा सकता है ताकि हमें याद हो जाए? चलो इसको बनाते हैं, तुम्हारे सामने बनाते हैं। ठीक है देखो बनाने का तरीका दोस्तों ऐसा होता है, आप खुद बना लिया करो। सबसे पहले लिखो यू, यूपी से यू हो गया, एम लिखो, एम लिख दिया, सी लिखो, सी लिख दिया, ओ लिख दो, ए लिख दो। तो ये क्या बनना है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं। ठीक है, तो यू एम सी ओ ए, यू एम सी ओ ए। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा बताओ? ठीक है, तो इसका जो है आप बनाइए। तो इसका दोस्तों ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बना लो, मुझे याद आ गया। ठीक है, ऐसे कर दो, मोकुआ। ठीक है, मोकुआ, मोकुआ। ठीक है, मोकुआ नहीं है, इधर कर लो, मोकुआ। ठीक है, तो ऐसे बना लो, शॉर्टकट ऐसे याद कर लो, मोकुआ। ठीक है, मोकुआ, कुछ भी कनेक्शन बना लो, मोकुआ, मोकुआ से याद रखो। ठीक है, ये चीज़ है। सीरियल से भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पहले आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है। इमेजिन किया करो, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आपको ऐसे याद होने चाहिए। तो इंडिया का मैप एक सेकंड में खोल लेता हूँ। तो देखो ये बेटा उत्तर प्रदेश से जाती है। ठीक है ये देख लो, मैप में देखना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऐसे जा रही है, ये देखो उत्तर प्रदेश से गई, फिर देखो एमपी घुसी, मध्य प्रदेश में घुसी गई, मध्य प्रदेश में घुसने के बाद छत्तीसगढ़ में घुसी, छत्तीसगढ़ में घुसने के बाद उड़ीसा में घुसी, और उड़ीसा में घुसने के बाद आंध्र प्रदेश में। तो ये सीरियल भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे यू एम उत्तर प्रदेश, एमपी, फिर क्या कर लो, सीओ कर लो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ए कर लो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको सीरियल याद होना चाहिए, पूछ सकता है। तो ये कहानी आपकी हो गई। ठीक है, आप कहोगे यस सर। अब आ जाओ बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर क्या है? दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है। तो भारत से होकर गुजरती है, किस डिग्री पे होकर गुजरती है? तो भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है दोस्तों गुजरती है 23 डिग्री और 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से। यहाँ से दोस्तों जो है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मैं फिर बता रहा हूँ 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी स्टेट गुजरते हैं, उनको याद करने का तरकीब क्या है? उनको याद करने का दोस्तों तरकीब है, मैं आपको बताता हूँ। मित्र पर गमछा मार, मित्र पर गमछा मार। जैसे बस ये दोस्तों शॉर्टकट अब याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। मित्र पर गमछा मार। ठीक है,
मित्र से मतलब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कहाँ से होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कहाँ से पास होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए। तो भैया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है जो जहाँ से पास हो रही है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये स्टेट हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा 7 नंबर पे, 8 नंबर पे मिजोरम। तो कैसे याद करोगे? देखो मित्र, मित्र का मतलब मिजोरम त्रिपुरा, मित्र का मतलब मिजोरम त्रिपुरा। अब पर पे आ जाओ, पर, पर का मतलब क्या हुआ? पर को हटाओ, गमछा पे आओ। गा से हुआ जाकर के तुम्हारा, गा से क्या हुआ? गुजरात, गा से गुजरात। यम से क्या हुआ? मध्य प्रदेश। छा से क्या हुआ? छत्तीसगढ़। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मार का मतलब क्या हुआ? मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। और झारखंड जोड़ लो। तो मित्र पर गमछा मार, इसको जो है आप शॉर्टकट में भर लेना, ठीक है। तो ये जो है इतने जगह से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। पास है दोस्तों पश्चिम बंगाल था, ठीक है। तो इसमें टॉपिक ऑफ कैंसर के आप 8 स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं, उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। शॉर्टकट क्या है? मित्र पर गमछा मारा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा काम हो चुका है। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ कि भारत का सबसे 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 साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तो भारत का दोस्तों सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट पता क्या है? वो दोस्तों है साउथर्न मोस्ट पॉइंट केप कोमोरिन, जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं ना, उसका नाम टेक्निकल क्या है? केप कोमोरिन। स्पेलिंग आप जो है इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। दोस्तों हमारा जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है तमिलनाडु में, उसका नाम है केप कोमोरिन, ठीक है। तो कन्याकुमारी में पड़ता है केप कोमोरिन। कन्याकुमारी को ही केप कोमोरिन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कन्याकुमारी है और यहीं पे पड़ता है दोस्तों हमारा सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट, जिसका नाम है कन्याकुमारी केप कोमोरिन, ठीक है। नीचे पड़ता है बिल्कुल साउथ में। तमिलनाडु में अरब सी और इंडियन सी और बे ऑफ बंगाल का मिलन होता है उसी जगह पे, केप कोमोरिन पे, इंदिरा पॉइंट पे, ठीक है। और सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो पता क्या है? केप कोमोरिन या कन्याकुमारी नहीं, तमिलनाडु वाला, वो दोस्तों है अंडमान निकोबार वाला क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे। इंदिरा पॉइंट को पहले दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। इंदिरा जो नाम है वो दोस्तों इंदिरा गांधी से पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट दोस्तों जो पॉइंट है वो आपको भली भांति पता है कि कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लोहित, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? लोहित। और उस लोहित में दोस्तों एक विलेज है जिसका नाम है किबीथू, ठीक है। तो किबीथू जो विलेज है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये दोस्तों सबसे ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट भारत का पॉइंट है, ठीक है। और ये चाइना और तिब्बत के चाइना का जो तिब्बत है ना उसके साथ जो है बॉर्डर साझा करता है। हो गया। अब दोस्तों आ जाओ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट जो हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सीधी सी बात आपको पता होगा कि गुजरात में होगा। लेकिन गुजरात में कहाँ पे होगा? गुजरात में दोस्तों जो आपने कच्छ वाला रीजन देखा था, कच्छ वाला, कच्छ जहाँ पे दोस्तों गधे पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे जेठालाल एक बार फंस गया था, ठीक है। तो दोस्तों कच्छ वाले रीजन में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लखपत तालुका। तो लखपत तालुका जो है गुजरात का, ये सबसे जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, लखपत तालुका। तो सबसे ये जो है ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न मोस्ट जो है पॉइंट है
लखपत तालुका में। ठीक है, तो लखपत तालुका आप समझ गए, लखपत तालुका यही दोस्तों सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कच्छ रीजन में, गुजरात के। तो आपको समझ में आया? एक दोस्तों गुजरात के पास एक गुहार मोती भी पड़ती है, गुहार मोती जगह, उसके वेस्ट में जो है ये लखपत तालुका सिचुएटेड है, गुहार मोती। ठीक है, उसके वेस्ट में है, यानी कि जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो लखपत तालुका है। किसके वेस्ट में है? तो गुहार मोती एक जगह गुजरात में ही पड़ती है, रण ऑफ कच्छ में। ठीक है, कच्छ रीजन में। तो ये बात आपको समझ में आई सर? जगी रात तमन्ना क्या तुम। अच्छा, नॉर्थेस्ट पॉइंट आपको बताना भूल गया। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट दोस्तों है किलिक पास। किलिक पास ये कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों काराकोरम रेंज में पड़ता है। ये कल बताएंगे काराकोरम रेंज वगैरह क्या होती हैं। तो किलिक पास दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो काराकोरम रेंज में पड़ता है किलिक पास। ठीक है, तो ये किलिक पास ही जो है वो सबसे ईस्टर्न नहीं नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो किलिक पास के मैंने क्या बताया, किलिक पास के अगर आप ईस्ट में जाओगे, किलिक पास के ईस्ट में अगर आप जाओगे काराकोरम रेंज में, तो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन जो है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भारत का सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है। लद्दाख में अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है, ठीक है, उसी में ये जगह पड़ती है जिसका नाम है गिलगित बाल्टिस्तान। अब आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे सर ये तो आपको इतना नहीं पता है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ये आप कह रहे हो, एक सच्चा देशभक्त कभी नहीं कहेगा। भारत का हिस्सा पीओके आज भी है और हमेशा रहेगा। इवन पाकिस्तान भी कुछ समय के लिए बस अलग हुआ है, ठीक है, वो भी भारत का हिस्सा ही है। और जो बांग्लादेश है वो भी है, नेपाल वो भी है, भूटान वो भी है, श्रीलंका वो भी है। मैं इन्हें कभी अपना नहीं मानता हूँ। ठीक है, ये भारत के ही हिस्से हैं। ठीक है, अब भाई भाई में जो है कभी कभी हो जाता है झगड़ा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई दूसरा अपना कर लेगा, है तो भारत का हिस्सा। तो ये मेरी आइडियोलॉजी है। बाकी संप्रभुत्ता का मैं सम्मान करता हूँ, बाकी मैंने बता ही दिया है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो लद्दाख में पड़ता है वो भारत का सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है। ये किलिक पास के ईस्ट में पड़ता है। अगर हम ठीक है, तो ये बात हो गई। अब दोस्तों इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। क्या? इंडिया की दोस्तों अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया की कोस्ट लाइन आज पता कितनी है? टोटल लेंथ अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो दोस्तों टोटल लेंथ कोस्ट लाइन की हमारे इंडिया की है 11,098 किलोमीटर। बोल जाओ 7,500 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर जो है इंडिया की कोस्ट लाइन है। और इंडिया का अगर दोस्तों फ्रंटियर की बात की जाए, जो मेन लैंड है उसकी बात की जाए तो कितना है? 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर जो है वो लैंड एरिया है, लैंड बाउंड्री है। और जो मैंने बात की 11,098 किलोमीटर ये भारत की कोस्ट लाइन है। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ बॉर्डर की बात करेंगे, बॉर्डर क्रॉसिंग जो भारत की कुछ बॉर्डर हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला बॉर्डर है भारत का वाघा बॉर्डर। क्या है? बाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर किसके किसके बीच में पड़ता है? वाघा बॉर्डर दोस्तों 2026 का ही यूपीएससी का क्वेश्चन है बॉर्डर से रिलेटेड। ठीक है, तो होश में दिमाग खोल लो, मैं इसे नहीं कुछ बता रहा हूँ। वाघा बॉर्डर जो है इसमें देख लें, मैप पे आ जाए, इम्पोर्टेंट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। चलो आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे सामने, कहाँ कुछ दिख तो रहा नहीं है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लैंड बॉर्डर की बात करने जा रहे हैं कि किन देशों के साथ हम कितना लैंड बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश के साथ दोस्तों हम सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर साझा करते हैं। कितना? 4096 किलोमीटर का। ये बांग्लादेश के साथ भारत जो है बॉर्डर साझा करता है। सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर का। और टोटल अगर बॉर्डर की लेंथ की अगर बात किया जाए भारत की, तो टोटल भारत, ये दोस्तों इसको भारत ने ही पैदा किया था। ठीक है, मतलब भारत से ही इसका जन्म है। पैदा करने का मतलब ये थोड़े ना कि मतलब पैदा करने का मतलब ये है कि भारत के सहयोग से मतलब जन्म लिया था। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा है। बाकी सॉवरेंटी हर देश की है, सम्मान कीजिए। मैं क्या बोल रहा था? मैं दोस्तों ये बोल रहा था कि भारत का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर का है। टोटल अगर बॉर्डर की लेंथ की अगर हम बात करें भारत की, तो 26.95 किलोमीटर नहीं 26.95% बॉर्डर हम साझा करते हैं। 26.95% बॉर्डर साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। टोटल बॉर्डर लेंथ का किलोमीटर में रेंज मैंने आपको बता दी है, 4096 किलोमीटर। सवाल ये है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वो किन स्टेट के साथ बॉर्डर बनता है। दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो हम बॉर्डर बनाते हैं मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो वो हमारे जो स्टेट हैं उनके नाम आप नोट कर लीजिए। टोटल 5 स्टेट हैं। ठीक है, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ये 5 स्टेट के साथ हम साझा करते हैं। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, मैप पे जो है आप देखिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इधर वेस्ट बंगाल है, इधर त्रिपुरा है। ठीक है, ऊपर आसाम है, मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। 5 स्टेट हैं जिनके साथ साझा होता है। फिर दोस्तों बात कर लो भूटान की। भूटान नहीं नहीं नहीं, आप दूसरे नंबर पे दोस्तों ये जो है इसने गड़बड़ कर रखा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है वो दोस्तों चाइना आता है। चाइना के साथ हम दोस्तों दूसरे नंबर पे जो है बॉर्डर साझा करते हैं। चाइना दूसरे नंबर पे आता है और चाइना के साथ हम जो बॉर्डर साझा करते हैं वो 3488 किलोमीटर का साझा करते हैं। टोटल बॉर्डर लेंथ का कितना है? 25.99 है। ये सेकंड नंबर पे चाइना आता है जिसके साथ हम बॉर्डर साझा करते हैं। सेकंड नंबर पे नंबरिंग याद रखिएगा, नंबर 1 पे बांग्लादेश, नंबर 2 पे चाइना। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का। इसके स्टेट क्या क्या हैं? तो स्टेट दोस्तों इसके हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, लिख लो, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड। ये दोस्तों इसके साथ बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ स्टेट। 5 स्टेट दोस्तों बांग्लादेश के साथ थे, 5 स्टेट ही चाइना के साथ हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों जो आता है उसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है उसका जो किलोमीटर में लेंथ है वो है 3320 किलोमीटर, 3320 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा होता है। इसमें कितने स्टेट आते हैं इसके साथ? इसके साथ दोस्तों जो स्टेट आते हैं वो कई स्टेट आते हैं, 5। इसमें भी 5 हैं, 5 बांग्लादेश, 5 ही चाइना, 5 ही पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो स्टेट बॉर्डर साझा करते हैं सबसे पहले है गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर साझा करने वाले स्टेट हैं 5। फिर दोस्तों चौथे नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है नेपाल। तो नेपाल कहाँ गया? ये 4 नंबर पे आता है। नेपाल के साथ हम बॉर्डर साझा करते हैं 1752 किलोमीटर का। 1752 किलोमीटर का बॉर्डर साझा होता है हमारा नेपाल के साथ। 5 ही स्टेट। शुक्र की बात यह है कि सबके साथ 5x5 का जोड़ा है। ठीक है, तो इसके साथ भी क्या है? इसके साथ भी दोस्तों वही है 5 नेपाल के साथ बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो नेपाल के साथ 5 स्टेट का बॉर्डर साझा होता है। ठीक है, 5 नंबर पे दोस्तों आता है, 5वें नंबर पे आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ जो हम बॉर्डर साझा करते हैं दोस्तों साझा करते हैं 1643 किलोमीटर का। म्यांमार के साथ म्यांमार आता है 5 नंबर पे। और इसके साथ कितने स्टेट बॉर्डर साझा करते हैं म्यांमार के साथ? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड 4 स्टेट हैं, 4। फिर दोस्तों 6 नंबर पे जो आता है लेंथ के हिसाब से भूटान आता है। और इसके साथ हम भूटान के साथ हम जो है 578 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं।
शेयर करते हैं। और भूटान के साथ हमारे जो स्टेट लगते हैं 4 स्टेट लगते हैं भूटान और म्यांमार के साथ 4 ही हैं। भूटान के साथ दोस्तों जो है एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल, 4 ये स्टेट हैं भूटान के साथ। नेक्स्ट दोस्तों है उसका नाम अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के दोस्तों साथ हमारे कितने स्टेट साझा करते हैं, हालांकि पीओके कब्जा किए बैठा हुआ है लेकिन फिर भी हम मानते हैं उसको अपना अभिन्न हिस्सा। और अफ़गानिस्तान के हम साझा करते हैं 106 किलोमीटर का बॉर्डर। कहाँ से? लद्दाख से। एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको समराइज कर देता हूँ पूरी कहानी। क्या समराइज करना है कहानी में समराइज ये करना है। सबसे नंबर 1 पे देखिए, अब मैं डिसेंडिंग आर्डर में लगा रहा हूँ, बड़े से छोटे की ओर कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ, सबसे कम किसके साथ। नंबर 1 पे दोस्तों बांग्लादेश, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे पाकिस्तान, नंबर 4 पे नेपाल, नंबर 5 पे म्यांमार, नंबर 6 पे भूटान, नंबर 7 पे अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो इतने देशों के साथ हम बॉर्डर साझा करते हैं बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाक, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, ठीक है। इनके साथ हम कितने स्टेट हमारे साझा करते हैं? 5, इनके साथ 5, इनके साथ 5, इनके साथ 5, इनके साथ 4, इनके साथ 4, इनके साथ 1, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। अब दोस्तों इंडिया के बारे में थोड़े से जो है आपको फैक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। इंडिया के बारे में फैक्ट दोस्तों आपको ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए सर? हाँ, सबसे भारत का हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? सबसे गर्म प्लेस, सबसे गर्म जगह पता है आपको? नहीं पता? मैं बताता हूँ। सबसे दोस्तों जो हॉटेस्ट प्लेस है भारत का, सबसे गर्म जगह है, उसका नाम है फलोदी, ठीक है। ये राजस्थान में पड़ता है फलोदी। यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 19 मई 2016 को। फलोदी जगह का नाम है, ये राजस्थान में पड़ती है। यहाँ पे टेम्परेचर पता कितना गया है? सबसे हॉटेस्ट प्लेस है भारत की अब तक की, राजस्थान में पड़ता है फलोदी, ठीक है। तो ये राजस्थान का है और यहाँ पे टेम्परेचर पता कितना गया है? 51 डिग्री सेल्सियस 19 मई 2016 को गया था, ठीक है, फलोदी। तो आपका मामला क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं कोल्डेस्ट प्लेस भारत का क्या है, तो वो है दोस्तों द्रास लद्दाख। ये भारत की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास लद्दाख। यहाँ पे टेम्परेचर दोस्तों 28 दिसंबर 1910 को गया था, कितना पता? -45 डिग्री सेल्सियस लद्दाख में, ठीक है। तो ये द्रास जगह है एक लद्दाख में, कोल्डेस्ट प्लेस है भारत की। सबसे वेटेस्ट प्लेस भारत का कौन सा होगा? गीली जगह आपको सबको पता होगी, उसका नाम है मौसिन राम, ठीक है। तो मौसिन राम जो है ये मेघालय में पड़ती है, ये सबसे वेटेस्ट प्लेस है। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल पता कितनी होती है? 11,875 mm पानी बरसता है। 11,875 mm पानी बरसता है मेघालय में। हाईएस्ट पीक दोस्तों भारत की क्या है? तो हाईएस्ट पीक भारत की है दोस्तों K2, ठीक है। तो K2 भारत की हाईएस्ट पीक है। और आपको पता है कि ये K2 जो है इसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो हाइट है 8,611 किलोमीटर नहीं 11 मीटर है, 8,611 मीटर है, लद्दाख में पड़ती है। लॉन्गेस्ट रिवर दोस्तों कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट रिवर दोस्तों जो है माँ गंगा, ठीक है। यही कोलकाता में जाकर हुगली बनती जाकर के वहीं पे जब डिसेंड करती है, ठीक है। तो माँ गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भारत का क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों मजूली आइलैंड, ठीक है। और ये असम में पड़ता है। अभी चर्चा में था, अभी न्यूज़ में था किसी कारणवश, ठीक है। तो रिवरिन आइलैंड है वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये मजूली आइलैंड है, ये सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है। तो मजूली आइलैंड है दोस्तों, असम की सीन है, असम में है। लार्जेस्ट दोस्तों डेजर्ट भारत का क्या है? कोई बता सकता है भारत का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट? तो भारत का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो मैं आपको बताऊं तो उसका नाम है दोस्तों थार। थार वाली वो नहीं, ठीक है, थार वो नहीं, अबे यार, थार डेजर्ट, ठीक है। तो ये भारत का थार डेजर्ट है। मारे गिबरा में नाचे मोर,
चल छैया छैया। ठीक है, तो थार डेजर्ट। जैसलमेर। लार्जेस्ट प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट प्लेट्यू दोस्तों जो भारत में है उसका नाम है डीकेन प्लेट्यू। क्या नाम है बेटा? लार्जेस्ट प्लेट्यू, डीकेन प्लेट्यू। ठीक है, तो डीकेन प्लेट्यू दोस्तों इस भारत का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है, बहुत ही रिच है, फर्टाइल मतलब बढ़िया है। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्लेट्यू डीकेन प्लेट्यू। भारत का अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है, तो हाईएस्ट वाटरफॉल दोस्तों है कुंचिकल। कुंचिकल फॉल्स। ये कहाँ से डिसेंड करता है तो दोस्तों 455 मीटर से जो है गिरता है, वरई रिवर पे है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। ठीक है, तो ये दोस्तों कुंचिकल फॉल है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में। वरही रिवर है, वरही रिवर के साथ वाटरफॉल को जोड़िए हमेशा, वरना गलती मत कर देना। वरही रिवर पे सबसे ऊंचा है भारत का। ठीक है, 455 मीटर। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें किसकी है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है, 3083 किलोमीटर की है कोस्ट लाइन। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमें किसी स्टेट की बताओ तो उसका नाम पता क्या है? गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा लंबी है, 2340 किलोमीटर लंबी है। और यूटी जब पूछा जाए तो अंडमान निकोबार बताना। लॉन्गेस्ट दोस्तों बीच कौन सा है तो लॉन्गेस्ट दोस्तों बीच है, मुझे एक हंसी का पात्र यहाँ से याद आता है। ठीक है, हम लोग एक तालाब पे जाते थे डेली। ठीक है, तो उसको हम नाम दे देते थे भैया मरीना बीच पे जा रहे हैं। ठीक है, तो तालाब को हम मरीना बीच कहते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों मरीना बीच है, चेन्नई में है, काफ़ी सुंदर है। ठीक है, तो मरीना बीच। ठीक है, तो ये मरीना बीच है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट बीच है। ठीक है, ये 12 किलोमीटर लंबा है, इमेजिन करो। फिर दोस्तों लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक कौन है? लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक। अब ब्रैकिस का तुम्हें मतलब नहीं पता होगा तो अभी कल ही परसों पढ़ाया है लेक्चर में, मैं फिर कह रहा हूँ आज 28 लेक्चर है, पिछले लेक्चर देखो तुम्हारे दिमाग का लेवल खुल जाएगा, हम बता रहे हैं। लार्जेस्ट जो ब्रैकिस वाटर लेक है, आपका कोई सर ब्रैकिस वाटर लेक तो उसका नाम है दोस्तों चिल्का लेक। ठीक है, तो चिल्का लेक जो है यहाँ पे नेस्टिंग के लिए जो है टर्टल्स आते हैं। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल उड़ीसा के तट पे है। ठीक है, तो ये चिल्का लेक मैं आपको बताऊं उड़ीसा में पड़ती है। और ये याद रखिएगा कि ब्रैकिस वाटर ये लेक नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो। ठीक है, तो ये ब्रैकिस वाटर लेक इसको जरूर कहा जाता है, लेकिन ये लेक है नहीं। उसके पीछे रीज़न ये है कि समुद्र के साथ ये कनेक्ट है, समुद्र के साथ कनेक्ट है तो इसको लेक आप मान ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो चिल्का लेक है, ये उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलिव रिडले जो टर्टल हैं वो हर साल जो है नेस्टिंग करते हैं, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में, इसके लिए जो है स्पेशल इस पर इंतज़ाम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चिल्का लेक है। ठीक है, चिल्का लेक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये लेक नहीं है। ठीक है, लेक होती है इनसाइड, इनलैंड में होती है, लेकिन आप इसका ज़रा देखो ना, ये लेक को अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेक तुम्हें कहीं लग रही है कि ये लेक है, ये तो समुद्र के साथ देखो छोटा सा कनेक्ट है, ये डॉट देखो कटी हुई है, समुद्र के साथ कनेक्ट है। तो ये चिल्का लेक है ही नहीं। लेक का मतलब होता है जो अंदर हो, जैसे कोई अंदर अगर भाग हिस्सा का भर मतलब ये समुद्र के साथ लगा हुआ, लेक कैसे होगी? झील कैसे होगी? झील हो ही नहीं सकती। झील वही होती है जो लैंड के अंदर होती है, भूमि के अंदर होती है। अगर समुद्र के साथ कुछ लग रहा है तो वो लेक नहीं मानी जाएगी। आप पहले समझो, डेफिनेशन को समझो। समझ रहे? चिल्का लेक नाम जरूर चिल्का लेक है, लेकिन है नहीं। जैसे गंगाधर शक्तिमान कहा जाता है तो गंगाधर शक्तिमान है ही नहीं। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चिल्का लेक जो है वो नाम की चिल्का लेक है, लेकिन चिल्का है नहीं। ठीक है, यह बात समझ लो। सॉल्ट वाटर लेक है, ये भी आप समझ लो, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये चिल्का हो गई। इसमें देखो इनमें कौन सी नदी जो है जाती है? दया रिवर। ठीक है, इसका नाम है दया रिवर, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती जा करके है। ठीक है, तो ये चिल्का लेक है। ये दरअसल एक प्रकार वो क्या है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोस्टल लैगून है। ठीक है, तो चिल्का लेक एक्चुअल में क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है चिल्का लेक। ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपको बताना चाहिए, हालांकि वो रामसर में पढ़ाएंगे उधर। ठीक है, तो ये हो गया।
अगला, अब हम बात करने वाले हैं कि भारत की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी से छोटी कहाँ तक जाती है। तो भारत की कोस्ट लाइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी अपडेट हुआ है। अब भारत की कोस्ट लाइन बढ़ चुकी है। बढ़ने का मतलब क्या है कि जगह भारत ने बढ़ा ली ना, बस कैलकुलेशन पहले गड़बड़ थी, उसको सही किया है तो ज़्यादा निकली। 11,098 किलोमीटर भारत की जो है कोस्ट लाइन है। नंबर 1 पे जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाते हैं, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन हमारी है, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। भारत की जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो कहाँ से बनती है पता? वो बनती है, इंडिया का मैप मैं पहले खोलता हूँ, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन पता किसके साथ बनती है? गुजरात के साथ। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इंडिया के मैप में खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो है हम आ चुके हैं मैप पे, और सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है हमारी गुजरात के साथ बनती है। किसके साथ? गुजरात के साथ। दूसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ दूसरे नंबर पे होती है। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। बस इतना याद कर लो, 3 याद कर लो सीरियल से। गुजरात नंबर 1, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 6 पे केरला देखो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 वेस्ट बंगाल, नंबर 6 केरला, नंबर 7 उड़ीसा, नंबर 8 कर्नाटक, नंबर 9 गोवा, नंबर 10 अंडमान एंड निकोबार, नंबर 11 लक्षद्वीप, नंबर 12 दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, नंबर 13 पुडुचेरी। तो ये दोस्तों मैंने आपको 1 से लेकर 13 तक टोटल 13 भारत के यूटी और स्टेट हैं कुल मिलाकर के, तो उनके साथ कोस्ट लाइन लगती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर मैंने बताया है, ठीक है। तो गुजरात नंबर 1 पे था। सबसे लास्ट में आपका स्टेट जो था उसका नाम था गोवा। गोवा के साथ सबसे छोटी जो है गोवा। देखो सबसे बड़ा स्टेट कौन है जिसके साथ कोस्टल लाइन साझा हो रही है? गुजरात। सबसे छोटा गोवा। सबसे बड़ा जो यूटी है वो कौन है कोस्टल लाइन शेयर करने वाला? उसका नाम है अंडमान निकोबार। सबसे छोटा यूटी कौन है? पुडुचेरी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ अब मैं आपको एक नई चीज़ और बताने जा रहा हूँ। इंडिया बॉर्डर, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, फिर मेरी आत्मा को तसल्ली मिल जाएगी, कलेजे ठंडक मिल जाएगी, ठीक है। मैं ना मैं अलग कुछ मुझे चुल्ल मची रही थी कि लाओ सब बता दो, ठीक है। बालक को बड़ा कर दो। क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा जूम मैं करता हूँ, आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। आप कहोगे कौन सा नई चीज़ तुम दिखा दोगे बे? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगर देखोगे लक्षद्वीप के नीचे देखिए, लक्षद्वीप की बाउंड्री किससे लगती है? मालदीव के साथ, ठीक है। तो लक्षद्वीप की बाउंड्री किसके साथ लग रही है? लक्षद्वीप की बाउंड्री लग रही है मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ। ये बात को मेरी विशेष ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप की बाउंड्री किसके साथ लग रही है? मालदीव, श्रीलंका के साथ। अंडमान निकोबार की बाउंड्री किसके साथ लग रही है? अंडमान निकोबार की बाउंड्री लग रही है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। स्पेशली ये वाले आइलैंड के साथ, ठीक है। ये कौन सा आइलैंड है? कमेंट करके मैं बताओ, ये कौन सा आइलैंड है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है भाई कि अंडमान एंड निकोबार से इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड सबसे नज़दीक पड़ता है, पूछ चुका है, समझ रहे हो? तो अंडमान निकोबार की लगती है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। और बाकी ये तो नीचे अलग मामला है फिलहाल। ये मुझे बस बताना था, थोड़ा सा आप देख लीजिए। लक्षद्वीप की 2 देशों के साथ, मालदीव और श्रीलंका। अब दोस्तों लॉन्गेस्ट भारत की कैनाल कौन सी है? नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कैनाल, तो उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नहर, उसका नाम दोस्तों है इंदिरा कैनाल। इंदिरा कैनाल भारत की सबसे लंबी कैनाल है ये, ठीक है। इंदिरा कैनाल, ये जो है इंदिरा गांधी कैनाल 650 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 650 किलोमीटर, और ये इंदिरा गांधी कैनाल है ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो इंदिरा गांधी कैनाल 650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। यहाँ आप देखो इधर जाती है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कैनाल है, और ये देखो जो है
पहले इसको जो है सरस्वती रूप राजस्थान कैनाल कहते थे, ठीक है, या इसको राजस्थान कैनाल कहते थे। पंजाब में दोस्तों ये शुरू होती है और इसकी लेंथ जो है विकीपीडिया के हिसाब से 837 किलोमीटर है, तो यही मानो, ठीक है, विकीपीडिया के हिसाब से 837 किलोमीटर है। मैं अपने बुक में सही कर लेता हूँ, बुक में गलत लिखा हुआ है क्या। दोस्तों मैं विकीपीडिया को ज़्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ, कभी कभी बुक को नहीं मानता हूँ उतना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इंदिरा गांधी कैनाल मैंने आपको बताई ये कहाँ शुरू होती है, तो पंजाब स्टेट में हरिके बैराज से शुरू होती है, ठीक है, और फिर ये हरियाणा में जाती है, फिर थार डेजर्ट में, ठीक है, राजस्थान तरफ जाती है, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल है। हाईएस्ट डैम भारत का कौन सा है, तो भारत का सबसे हाईएस्ट डैम की बात की जाए तो उसका नाम है, हाईएस्ट डैम भारत का है भाखड़ा नहीं, टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है ये हाईएस्ट डैम है, याद रखिएगा, हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, उत्तराखंड में पड़ता है टिहरी डैम, ठीक है, भागीरथी रिवर पे है टिहरी डैम, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट डैम है भारत का। फिर दोस्तों सबसे हाईएस्ट डैम हो गया, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा डैम कौन सा है, दोस्तों वॉल्यूम के हिसाब से पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा डैम है वो थ्री गॉर्जस डैम है, जो चाइना में है। बकलोल हमें इंडिया का चाहिए, भाखड़ा नागल होगा, नहीं इंदिरा सागर क्या है, एक सेकंड में कर लेता हूँ। ये दोस्तों ऑथेंटिक डेटा नहीं है, ठीक है। चलिए जो हाईएस्ट डैम था वो आपने देख लिया, टिहरी डैम है, ठीक है, उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे। अंडमान और निकोबार, अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ। क्या सर बताना है, बताना दोस्तों ये है कहानी जो सबको बतानी है, एक कहानी है जो सबको बतानी है। हाँ मैं क्या बता रहा था, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना, जैसे मान लो ये अंडमान है, ये निकोबार है, तो ये आइलैंड दोनों अलग पता कौन से डिग्री चैनल से होते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से, इसको याद कर लो। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री है, ठीक है, जिसको आप डंकन मैं एक सेकंड में थोड़ा सा समय लूँगा, मैं और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। एक फ़ोटो मेरे पास है अंडमान की, निकोबार फ़ोटो है मेरे पास, उसको मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा सा समय दीजिए। टेंशन ना लेना, ये दोस्तों हमारे पास फ़ोटो है एक, इससे आप समझिए, ठीक है। तो देखो बेटा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सैडल पीक होती है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या है, सैडल पीक। देखो जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर तुम्हारा है नॉर्थन अंडमान, बीच में पड़ता है मिडिल अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान, फिर आता है आपका लिटिल अंडमान, फिर आता है कार निकोबार, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों डिवाइडेशन है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट है ये क्वेश्चन, आप मान के चलिए। जैसे 2026 में यूपीएससी ने पूछ दिया, क्योंकि पूरे साल भर चर्चा में रहा और ये आगे भी रहेगा बवाल के कारणवश, तो बहुत ही एकदम यहाँ से क्वेश्चन तय है बहुत सी परीक्षाओं में आना, इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से बता रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थन अंडमान है, बीच में मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान पड़ता है, फिर कार निकोबार। अभी नेशनल पार्क नहीं बता रहे हैं तो उसकी बात ना करो दोस्तों। यहाँ पे साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आप देखोगे तो एक पैसेज पड़ रहा है जिसका नाम है डंकन पैसेज। क्या नाम है बेटा, डंकन पैसेज। 10 डिग्री लैटिट्यूड किसको अलग कर रहा है, 10 डिग्री लैटिट्यूड अलग कर रहा है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अलग कर रहा है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। हो सकता है इसे पूछ दे एकदम, मतलब बिल्कुल अंदर से घुसा हुआ क्वेश्चन कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान
को अलग करने वाला पैसेज कौन है? डंकन पैसेज। ठीक है। फिर दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, क्या याद दिलाऊं? ओ कोई ऐसा गीत गाओ कि सारा जो मिलाओ अगर तुम कहो। ओ कोई ऐसा गीत गाओ कि यार जो मिलाओ अगर तुम कहो। ओ कोई ऐसा गीत गाओ कि यार जो मिलाओ। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप थोड़ी देर पहले अगर हमारी गरम गरम बातें अगर आपने सुनी होंगी तो आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, इससे जो अलग करने वाला जो आइलैंड है उसका नाम दोस्तों सुमात्रा है। और सुमात्रा और अंडमान निकोबार पता किस चैनल से अलग होते हैं? 6 डिग्री चैनल। कौन से चैनल से बेटा? 6 डिग्री चैनल से। ठीक है, 6 डिग्री चैनल से। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा यहीं पे तुम्हें बता दें, ये सबसे अच्छा है, हम बोले जाते हैं कि हमारे पास सारे हथियार हैं। ठीक है। तो दोस्तों इधर अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये जो सुमात्रा है ना और ऊपर ये अंडमान निकोबार देख रहे हो, तो ये दोस्तों 6 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 6 डिग्री 6 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो ये नीचे सुमात्रा है, ऊपर अंडमान निकोबार है। 6 डिग्री चैनल 6 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, सुमात्रा और अंडमान निकोबार। फिर दोस्तों एक मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। क्या? कोको आइलैंड देखो। कोको आइलैंड दरअसल भारत का था और वो हमने दे दिया म्यांमार को। अब वो चाह रहा अमेरिका वहाँ बैठे आकर के या चाइना बैठे आकर के, ऐसा ना हो जाए कहीं। दोस्तों कोको आइलैंड आपको देखना चाहिए। ये कोको आइलैंड है। इसकी दोस्तों खास बात ये है कि कोको आइलैंड को म्यांमार से अलग करने वाली जो स्टेट है, कोको आइलैंड के ऊपर ही दोस्तों म्यांमार है, पल रहा है हमारा। ठीक है। ऊपर जो क्या है, ऊपर ही दोस्तों म्यांमार है। तो कोको आइलैंड और म्यांमार के बीच में जो स्टेट बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दोस्तों कोको स्टेट। ठीक है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं लक्षद्वीप को लेकर के। क्या बात करने जा रहे हैं? लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप आइलैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चलते हैं मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड। दरअसल लक्षद्वीप दोस्तों एक बड़ा आइलैंड ग्रुप है और उसी में दोस्तों बहुत सारे जो है आइलैंड हैं। ठीक है। बहुत सारे क्या हैं? लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये अगर आप ध्यान से देखो तो दोस्तों लक्षद्वीप का एक आइलैंड बहुत ही अकेला खामोश सा, ये अगर आप देखोगे लक्षद्वीप का आइलैंड, कौन सा आइलैंड है ये बताओ बेटा, कौन सा आइलैंड है? ये दोस्तों मिनिकॉय आइलैंड है। कौन सा है? मिनिकॉय। और लक्षद्वीप आपको पता है कि बड़ा टुकड़ा है। ठीक है। लक्षद्वीप एक आइलैंड ग्रुप बड़ा है। तो मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है वो मिनिकॉय आइलैंड को अलग कर दो और बाकी बचे हुए जो लक्षद्वीप के आइलैंड है उनको अलग कर दो। कौन सा चैनल अलग करता है? तो चैनल अलग करने वाला दोस्तों है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप के बचे हुए आइलैंड से अलग करता है। ठीक है। तो मिनिकॉय आइलैंड ये दोस्तों है। ठीक है। और तो दोस्तों लक्षद्वीप है और जो मालदीव है, नीचे मालदीव है ना, तो मालदीव और लक्षद्वीप दोस्तों किस चैनल से अलग होते हैं? तो मालदीव और लक्षद्वीप जो दोस्तों अलग होते हैं वो चैनल का नाम है दोस्तों 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री। तो यही तुम देख रहे हो ना, यही मालदीव है। ठीक है। तो लक्षद्वीप ऊपर है, नीचे मालदीव है, तो 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। मिनिकॉय आइलैंड, ये जैसे मिनिकॉय आइलैंड था और ऊपर कौन था? लक्षद्वीप के बचे हुए आइलैंड थे। अरे भैया ये मिनिकॉय है और ऊपर लक्षद्वीप के बचे हुए आइलैंड है, तो इनको अलग कौन सा चैनल करता है? 9 डिग्री। नीचे मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला कौन है? मिनिकॉय अलग तो कुछ है ही नहीं, मिनिकॉय खुद ही एक लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल। ठीक है। तो ये आपका बात हो गई। ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग के पुर्जे खोल देने वाला है। और वीडियो का हमारा आखिरी हिस्सा आ चुका है और हमें विदा होना पड़ेगा यहाँ से, और फिर हम कल आएंगे। आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा।
ठीक है, ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसे स्टेट बता रहे हैं जिनके पास ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर है और ना ही कोस्ट लाइन है। तो वो स्टेट पता कौन है? पहला है तेलंगाना, फिर है दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर है दोस्तों छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है दिल्ली, फिर है हरियाणा। तो ये दोस्तों वो स्टेट हैं जिनकी ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है किसी के साथ और ना ही कोस्ट लाइन। ठीक है, तो इनके नाम आप याद कर लो, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा। और मैं दोस्तों चलता हूँ, कमेंट करके बताना, फिर अलविदा ना कहना। ठीक है, कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा अच्छे से। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और दोस्तों बाकी बचे हुए लेक्चर पिछले देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर, बहुत ही अच्छा कंटेंट है।